हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर है 21 को। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर अप्लाइड केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके आंसर्स बता दीजिए। ठीक है, तो आज अपन देख लेते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट अपने MCQ हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं इनके। ठीक है, तो पहला है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण के प्रयोग से सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया कि परमाणु में होते हैं। रदरफोर्ड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द यूज ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए। एटम में क्या होता है? नाभिक, न्यूक्लियस होता है। ये बताया गया था रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रयोग के द्वारा। इसमें ने क्या ली थी? गोल्डन की फॉइल ली थी, फिर बॉम्बट किया था। इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे, कुछ टकरा के वापस आ गए थे। तो जो टकरा के वापस आए थे इससे पता चला कि बीच में क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। दूसरा है पी ऑर्बिटल की आकृति निम्न होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? हमारी डंबल शेप होती है। ठीक है, और वृत्ताकार किसकी होती है? एस की होती है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न उपकोशों में स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम SPDF होता है। इलेक्ट्रॉन गति के समय तरंग की भांति व्यवहार करता है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या 3D ऑर्बिटल की आकृति वृत्ताकार होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? इसका सही आंसर हमारा है इसका C। ठीक है, क्या होती है? एक ऑर्बिटल में क्या आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने आ सकते हैं? एक सेकंड देख लेते हैं, सेकंड वाला। हाँ, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने आ सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 आ सकते हैं। ठीक है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, और ये द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल इज SPDF। तो ये है सही, लेकिन पार्शियली सही है, क्योंकि ये फिर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिट है, फिर कौन से अपन को कौन से में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब एक्सेप्शंस के केस आते हैं उस केस में। ठीक है, 2 into L+1 पर डिपेंड करता है। ठीक है, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सोडियम का हमें पता है, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 11। लेकिन अब इसमें है सोडियम आयन, मतलब प्लस मतलब उसने ये वाला दे दिया। वहीं क्या बचा? 1s2 2s2 2p6। तो इसका सही आंसर क्या है? 1s2 2s2 और 2p6 इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है SPDF की उपकोशों में उपस्थित होने रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबशेल ऑफ SPDF। तो S में कितनी होती है? 2 होती है, एक ही बनता है। P में कितनी होती है? 6 होती है। इसके कितने ऑर्बिट बनते हैं? 3 ऑर्बिट बनते हैं। D में कितनी होती है? 10 होती है। इसके कितने ऑर्बिट बनती हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ऐसी F में कितनी बनते हैं हमारी? F में होती हैं कितनी? 14। इसमें कितनी सेल बनती हैं? 7। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 6 10 और 14 इसका सही आंसर है। B इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। बोर के अनुसार एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू बोर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज अ नंबर। कितना होता है ये? 2n²। कितना होता है? 2n²। ठीक है, 2n², इसी से निकालते हैं। ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन का कौन सा समस्थान एक रेडियो एक्टिव है? तो इसमें जो 1H 1H 1H2 ये 3 हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? हमें पता है रेडियो एक्टिव कौन सी होती है? रेडियम होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। मैडम क्यूरी ने खोज की थी रेडियम की। उसके बाद अल्फ़ा कण होता है। अल्फ़ा कण कैसा होता है? अल्फ़ा कण में क्या होते हैं हमारे? हीलियम, He2 4, है ना, हीलियम होता है। तो हीलियम का नाभिक होता है अल्फ़ा कण में, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फ़ा कण की भेदन क्षमता, अल्फ़ा कण की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे कम। उसके बाद कितनी होती है? बीटा की होती है। उसके बाद होती है गामा की। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की। तो ये क्या होता है? अल्फ़ा कण की भेदन क्षमता बीटा कणों से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, याद रखना ये कम होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी तत्व का अर्ध आयुकाल किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। तो ये इन पर डिपेंड नहीं करती, फिजिकल मैटर पर, तत्व की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे, दाब पर भी डिपेंड नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, जल की कठोरता होती है
हार्डनेस ऑफ द वाटर इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन ऑफ द किसके कारण होती है जल में कठोरता? जल में कठोरता होती है कैल्शियम की बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है जल में कठोरता। हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू दी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद है कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल किस किस के लिए उपयुक्त नहीं है? पीने एवं कपड़े धोने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं है। बॉयलर्स के लिए नहीं है, स्केल होती है। फसल की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है ना? तो इसके लिए उपयुक्त, इसमें आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी, किसी के लिए भी क्या है ये सुटेबल नहीं होता है हार्ड वाटर। ठीक है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट लेदर विद द सोप बिकॉज, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, है ना? क्योंकि इसमें इट कंटेन्स सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसलिए कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं बना पाता है। कठोर जल को उबालने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? ये क्या कह रहा है? द वाइट लेयर फॉर्म्ड ऑन द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर बॉइलिंग द हॉट वाटर। जो हमारा वाटर हीटर होता है, आपने देखा होगा जो वाटर हीटर हमारा होता है, जो वाटर हीटर होता है, जब काफ़ी दिन हो जाती हैं तो इसमें क्या हो जाती है? ऊपर क्या हो जाती है? इसमें ऐसी परत जम जाती है सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ। ये परत काहे की होती है? ये परत होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण की। ठीक है, किसके होती है ये? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साल्ट की। ठीक है, चूने के पत्थर के जल में क्या होता है? तो चूने के पत्थर का जल हमें पता है क्या होता है? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड होता है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कठोर जल बॉयलर में भाप उत्पन्न हेतु अनुपयुक्त होता है। हार्ड वाटर इज़ अनसुटेबल फॉर स्टीम प्रोडक्शन इन बॉयलर। क्यों? किसके कारण होता है ये? क्योंकि इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की साल्ट मिले होते हैं जो कि क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कठोर जल बॉयलर में भाप उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं, मतलब उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट वाटर से ही करते हैं हमेशा स्टीम प्रोड्यूस। EDTA में प्रयुक्त विशेष सूचक है। EDTA में प्रयुक्त विशेष सूचक कौन सा है हमारा? ये होता है एरियोक्रोम ब्लैक टी। ये क्या होता है हमारा? एरियोक्रोम ब्लैक टी होता है। EDTA के रिगार्डिंग एक पूरा वीडियो डाल दिया जाएगा आपके लिए। EDTA बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? किस विधि से जल मधुकरण के से आसुत जल जैसा शुद्ध जल प्राप्त है? बाई विच मेथड प्योर वाटर लाइक डिस्टिल वाटर इज ऑब्टेन बाई सॉफ्टनिंग द वाटर। डिस्टिल वाटर हमें कब कौन सी से मिलता है? तो आयन विनिमय विधि से मिलता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा निर्वातित जियोलाइट। एग्जॉस्ट जियोलाइट का पुनरुत्पादन निम्नलिखित विलयन में उपचारित करके प्राप्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है? एग्जॉस्ट जियोलाइट कैन बी रीजनरेटेड बाई ट्रीटिंग इट विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो हम जियोलाइट को कैसे दोबारा से प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए हमें याद रखना है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नमक का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, है ना? इसके रिगार्डिंग आपका एक और वीडियो डाल दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सब कुछ रहेगा। उसके बाद परम्यूटेट का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो परम्यूटेट का औसतन जीवन काल कितना होता है हमारा? 5 साल होता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्रोमियम इस्पात का संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली दूसरी धातु होती है। द अदर मेटल एडेड टू क्रोमियम स्टील टू इंक्रीज इट्स कोरोजन। तो क्रोमियम के साथ हमेशा क्या मिलाते हैं हम? निक्ल। याद रखना है, क्रोमियम और निक्ल मिलके क्या बनते हैं? रस्ट विरोधी हो जाता है क्रोमियम और निक्ल। ठीक है, पीतल की मिश्र धातु क्या होती है? ब्रास। ब्रास किसका होता है? ब्रास होता है हमारा कॉपर प्लस जिंक। क्या होता है हमारा? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जस्ता। ठीक है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। ड्यूरेलियम निम्न धातुओं की मिश्र धातु है। ड्यूरेलियम किस किस की मिश्र धातु होती है? ड्यूरेलियम होती है हमारी एल्यूमिनियम की, कॉपर की, मैग्नीशियम की और मैग्नीज की। इन 4 की होती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज की मिश्र धातु होती है क्या? ड्यूरेलियम। ठीक है, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टलैंड के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होता है इसमें होता है चूने का पत्थर, मृदा और जिप्सम। ठीक है, इसमें देख लेते हैं चूने का पत्थर, मृदा और जिप्सम कौन सा ऑप्शन है? इसमें सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है हमारा? चूने का पत्थर, मृदा और जिप्सम। लाइमस्टोन सॉइल और जिप्सम होता है इसका कच्चा पदार्थ। ठीक है,
ये बात याद अपन को रखनी है। इसके अलावा जो भी वीडियो डाल रहे हैं उनको आप ज़रूर से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने फ्रेंड जो दूसरे कॉलेज के हैं उनके साथ भी शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर आने वाला है इसके बाद में, उसके भी वीडियो लगातार डाले जाएंगे, बस आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कर दें, सभी से सब्सक्राइब भी करवा दें। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो इसके लिए क्या होता है हमारा, इसके लिए हमारा होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। इसका सही आंसर क्या है हमारा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। पोर्टलैंड सीमेंट का द मेन कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। उसके बाद बहुलक के अणु का आकार कितना होता है? तो बहुलक के अणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻1 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है कि अणु का आकार। साइज ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल इज 10⁻⁻1 टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बहुलीकरण, जिसमें दो या अधिक रासायनिक रूप से भिन्न मोनोमर भाग लेते हैं। पॉलीमराइजेशन इन विच टू केमिकली डिफरेंट, जब भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा ना, डिफरेंट मोनोमर टेक पार्ट, तो उसके कारण उसके केस में क्या आंसर होता है हमारा, उसके केस में हमारा आंसर होता है ये कौन सा, ये वाला होता है हमारा कोपॉलीमराइजेशन। इसमें क्या कहलाता है हमारा, कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है, कोपॉलीमराइजेशन सह बहुलीकरण कहलाता है ये। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर प्लास्टिक तथा कमरे के ताप पर रेजन होता है? तो रेजन इनमें से कौन होता है, इनमें से रेजन याद रखना है, इनमें से रेजन होता है हमारा पॉलीस्टायरन। इसमें हमारा क्या होता है, पॉलीस्टायरन होता है, हमारा बी आंसर है इसका, पॉलीस्टायरन, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्मोप्लास्टिक का निर्माण होता है। थर्मोप्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? थर्मोप्लास्टिक का निर्माण अपन को याद रखना है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा चैन पॉलीमराइजेशन, श्रृंखला बहुलीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, वशीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद हम कहें कि फोम युक्त प्लास्टिडेंट प्लास्टिक कौन सी होती है? फोम्ड पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक कौन सी होती है इनमें से? तो आपने देखा होगा, तो आपने हमेशा देखा होगा थर्माकोल होती है, फोम जैसी होती है थर्माकोल, है ना, आपने घरों में यूज भी करी होगी, यही इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं, वह प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर कोमल तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। द प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी प्लास्टिक होती है, हमें याद रखना है, ऐसी कौन सी प्लास्टिक होती है? थर्मो इलास्टिक होती है क्या, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग या थर्माइट? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, इसका सही आंसर है हमारा कौन सा, थर्मोप्लास्टिक। इसका सही आंसर हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ऐसी होती है जो गर्म करने पर कोमल तो ठंडे करने पर कठोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विद्युत स्विच बनाने में, ठीक है। इट इज़ अ मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, 8वीं 9वीं में भी रहता है ये बेकेलाइट का उपयोग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में किया जाता है। ऑक्टेन संख्या क्या कहलाती है? तो ऑक्टेन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर हमारा क्या कहलाता है, जो पेट्रोल के जो फ्यूल होता है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टेन होता है उपयोग, ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन में कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाती है? नहीं, ईंधन की गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए काम आती है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। ऑक्टेन पेट्रोल की और सीटेन डीजल की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ईंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करने का मापदंड है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, ऑक्टेन मान शून्य होता है। ऑक्टेन मान, ऑक्टेन में क्या लेते हैं, आइसो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन लेते हैं हम, है ना। तो इसमें जो एन हेप्टेन होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब जिस भी पेट्रोल की फ्यूल की ऑक्टेन मान शून्य होगा उसमें क्या एन हेप्टेन होगा, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। जितने ज़्यादा आइसो ऑक्टेन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्योर कहलाता है, ठीक है। पेट्रोल ईंधन की उपयुक्तता निर्धारित की जाती है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना, ऑक्टेन मान का मान शून्य होता है, एन हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोल ईंधन की उपयुक्तता निर्धारित की जाती है ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, कार्बन की प्रतिशत मात्रा से, या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई से। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, परसेंटेज ऑफ कार्बन और लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, इसका आपको बताया गया अभी, पेट्रोल ईंधन ऑक्टेन संख्या से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आइसो ऑक्टेन 224 ट्राई मेथिल पेटेंट। ये भी याद रखना है, ये आ सकता है कि जो हमारा आइसो ऑक्टेन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो 224 ट्राई मेथिल पेंटेंट होता है, ये बात याद रखना है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग कितनी होगी, हमें पता है इसकी ऑक्टेन रेटिंग कितनी होगी, 100 होगी। एन हेप्टेन की 0 होती है, इसकी कितनी होती है, 100 होती है, 100 होती है। ऑक्टेन रेटिंग ऑफ आइसो ऑक्टेन 224 ट्राई मेथाइल पेंटेन इज 100, इसकी क्या होती है, 100 होती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देते हैं हेक्साडेकेन की सीटेन रेटिंग क्या है। हेक्साडेकेन किस में यूज होता है, सीटेन नंबर में। तो हेक्साडेकेन कितनी होती है, 100। सीटेन रेटिंग और हेक्साडेकेन कितनी होती है हमारी, 100 होती है। ये बात याद रखना। और ये सीटेन नंबर किस लिए यूज होता है, डीजल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। जल गैस मिश्रण किसका होती है, तो जल गैस मिश्रण में हम क्या करते हैं, कोल के ऊपर से हम क्या करते हैं, वाष्प को फ्लो कराते हैं, इससे इसमें मिक्स होगी क्या बनाता है, जल गैस बनाता है। इसमें क्या बनता है, जो जो ना अपन वाष्प करते हैं उससे हाइड्रोजन गैस बन जाती है और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस दोनों इसमें से जल गैस मिश्रण कितना होता है, CONH2 का होता है। ये बात याद रखना है। हम क्या करते हैं, कोल लेते हैं, कोल, और कोल बर्निंग कोल के ऊपर से हम क्या करते हैं, वाष्प मतलब स्टीम को फ्लो कराते हैं। तो इसके साथ मिक्स होगी क्या, स्टीम से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन, और इसमें तो रहता ही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये दोनों मिश्रण क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा क्या कहलाती है, वाटर गैस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन कौन सा होता है। प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सी होती है, प्रोड्यूसर गैस हमें याद रखना है, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रोड्यूसर गैस हमारा किस किस का मिक्सचर होती है, तो प्रोड्यूसर गैस हमारा मिक्सचर होती है किस किस का, CO और N2 का, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस हमारा किसका मिक्सचर होती है, CO और N2 का मिश्रण होती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि घर्षण कम करते हैं, घर्षण कैसे कम करते हैं, तो घर्षण कैसे कम होता है, घर्षण क्या पेंट से कम होता है क्या, नहीं। वार्निश से होता है क्या, नहीं, नहीं इससे भी नहीं होता। किससे कम होता है, स्नेहक से, लुब्रिकेंट से। फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग ऑफ द लुब्रिकेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। स्नेहक के प्रयोग करने का उद्देश्य होता है, द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। तो घर्षण ऊष्मा को बढ़ाता है क्या लुब्रिकेंट, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन हीट, नो। प्रतिरोध बढ़ाना, क्या प्रतिरोध बढ़ाता है क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। घर्षण प्रतिरोध को कम करता है क्या, नहीं, ये भी नहीं है इसका सही आंसर क्या है, रगड़ने वाली दो सतहों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को क्या करता है, रोकता है। जब हम लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, मतलब जैसे हमने ऑयल का यूज़ किया, ग्रीस का यूज़ किया, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है दो सरफेस में, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन तो वैसे ही रिड्यूस होता है, लेकिन मेन क्या होता है, रगड़ने वाली दो सतहों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को रोक देता है, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है ना। उसके बाद प्रिवेंटिंग द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू रबिंग सरफेस, इसका यही सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ठोस स्नेहक का प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या इसका सही आंसर क्या है, ग्रेफाइट। ठोस स्नेहक का प्रकार कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द्रव स्नेहकों में सामान्यतः जो लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट जनरली इंक्लूड क्या क्या, द इग्निशन टेम्परेचर इज हायर देन द फायर पॉइंट, the fire point is higher than the ignition temperature, the fire point is lower than the ignition temperature, और ignition point fire point are the same। प्रज्वलन ताप बिंदु अग्नि बिंदु से अधिक होता है, अग्नि बिंदु प्रज्वलन ताप बिंदु से अधिक होती है, अग्नि बिंदु प्रज्वलन ताप बिंदु से कम होती है, या प्रज्वलन बिंदु तथा अग्नि बिंदु समान होते हैं। देखिए क्या होता है हमारा फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जब किसी हम फ्यूल को क्या करें, फ्यूल की जब वाष्प बन जाती है और यदि उसके पास में कोई फ्यूल लाई जाए तो वो जल जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट। फिर वो उसका कहलाता है फ्लैश पॉइंट या इग्निशन पॉइंट कहलाता है। और फायर पॉइंट क्या कहलाता है, ये कम से कम 5 सेकेंड तक लगातार जलती रहे, तो वो ही उसका होता है फायर पॉइंट। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि फायर पॉइंट क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 5 सेकेंड जलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होता है, फायर पॉइंट इज हायर देन द इग्निशन पॉइंट। इसका सही आंसर क्या है, फायर पॉइंट इज हायर देन द इग्निशन पॉइंट। अग्नि बिंदु प्रज्वलन ताप बिंदु से क्या होता है, अधिक होता है। द्रव स्नेहकों में सामान्यतः लिक्विड लुब्रिकेंट जनरली इंक्लूड द फायर पॉइंट इज हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि CuSO4 विलयन में 1 फैराड विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त CO की मात्रा क्या होती है। अब 1 फैराड यदि हम कॉपर सल्फेट में से विद्युत की मात्रा को प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगी कि विद्युत मात्रा प्रवाहित करने में मुक्त CO की मात्रा क्या होती है, तो ये मात्रा होती है कितनी हमारी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये इसका सही आंसर क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक इसका क्या है सही आंसर।
जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत की इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? कूलाम्ब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कूलाम्ब, है ना। क्योंकि चार्ज बहता है, चार्ज को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कूलाम्ब में रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। उसका नेक्स्ट देखिए, कॉपर धातु की प्लेट को फेरस सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो क्या होगा? इफ़ कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, Fe2SO4 का। इसमें हमने कॉपर का डुबो दिया तो क्या होगा? कॉपर क्या अवक्षेपित हो जाएगा? क्या आयरन अवक्षेपित हो जाएगा? आयरन व कॉपर दोनों ही घुल जाएंगे या कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपको याद रखना, जो कॉपर होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, कम अभिक्रियाशील होता है एज कम्पेयर टू आयरन यानी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से कम क्या होता है? इफ़ कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड, क्या कॉपर नीचे बैठ जाएगा? आयरन इज प्रेसिपिटेटेड, क्या आयरन नीचे बैठ जाएगा? बोथ आयरन एंड कॉपर डिजॉल्व हो जाएंगे या नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपको याद रखना है कि जो कॉपर की प्लेट कॉपर होता है वो आयरन सल्फेट से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होती है ना। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। उसके बाद देखिए, एक तांबे के तार के टुकड़े को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो जब भी आपको याद रखना, जब भी नीले कलर की बात होगी तो हमेशा क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखना ये चीज़ कि जब भी नीला रंग बनेगा तब भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है किसका? कॉपर का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु पर सिल्वर के लेपन में, जिस भी वस्तु पे, इसमें याद रखना है किसको कैथोड बनाते हैं किसको एनोड बनाती हैं। जिस पर लेपन करना होता है उसको हमेशा हम क्या बनाती हैं? कैथोड। ये बात याद रखनी है। तो इसमें है, किसी वस्तु पर सिल्वर लेपन में, द कोटिंग सिल्वर ऑन एन ऑब्जेक्ट प्योर सिल्वर इज मेड कैथोड, ऑब्जेक्ट इज मेड। तो ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट वस्तु को हमेशा क्या बनाती है? ऋणात्मक बनाती है। ये बात याद है ना, जिस पर करनी होती है हमें प्लेटिंग, उसको हम क्या बनाती हैं? हमेशा कैथोड बनाती हैं। तो वस्तु को हम क्या बनाती हैं? ऋणोद या कैथोड बनाती हैं। तो ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोहे में जंग लगने पर लोहे का क्या होता है? सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण ही होगा, है ना। लोहे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद है, अम्लीय माध्यम में विद्युत रासायनिक संरचना इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब, हाइड्रोजन इज रिलीज्ड और हाइड्रोजन इज ऑब्जॉर्ब। तो जब भी अम्लीय माध्यम में विद्युत रासायनिक संचारण होता है तो इस केस में क्या होता है हमारा? हमेशा क्या होती है इस केस में हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा अम्लीय माध्यम होगा, है ना, और विद्युत रासायनिक संरचना इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इन एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या होगा? जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इन सब केस में क्या निकलती है? हमेशा हाइड्रोजन रिलीज होती है। ये बात याद रखना, हमेशा क्या होगी? इसमें हाइड्रोजन क्या होती है? रिलीज होती है। ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट है, लोहे के जलीय विलयन में संचारण होता है। The corrosion of the iron in aqueous solution is at cathode at anode, but rust is deposited at the cathode at anode and the rust is also deposited on the anode and none of the above. इसका सही आंसर हमारा क्या है? At the anode but rust is deposited at the cathode. ठीक है, एनोड पर होता है लोहे का जलीय विलयन संचरण, एनोड पर होता है, परंतु जंग कहाँ पे जाके जमा होती है? कैथोड पर जमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गैल्वेनिक संचारण में अधिक आदर्श धातु व्यवहार करती है। इन गैल्वेनिक कोरोजन द मोर आइडियल मेटल बिहेव्स। यदि गैल्वेनिक कोरोजन हमारा हो रहा है इस केस में मोर आइडियल मेटल बिहेव। मोर आइडियल कैसे बिहेव करता है? ये मेटल हमारा कैसे बिहेव करता है? लाइक ए कैथोड बिहेव करता है। ठीक है, कैसे बिहेव करता है? एज ए कैथोड की तरह बिहेव करता है गैल्वेनिक संचारण में। ठीक है, उसके बाद वायुमंडलीय संचारण में निर्धारित कारक क्या होते हैं? वायु में O2 की उपस्थिति होती है। क्या वायु में आर्द्रता की उपस्थिति? जब भी संचारण होगा किसकी डिपेंड होती है? ह्यूमिडिटी के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के कारण होता है। तो ये आपके सारे क्या है? सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपने बोले थे कि करवा दीजिए सर।
तो ये अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके ही जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और भी वीडियो डाले जाएंगे जो इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप बस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दें। ठीक है, चैनल पे बने रहें। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है उनका भी वीडियो डाला जाएगा जल्द से जल्द, आप चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।